प्यारे बच्चों, आप सबों का आर.के. मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 14 ध्वनि के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस भाग में हम क्या सीखेंगे। इस भाग में हम सीखेंगे कि कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होते हैं, प्रबलता तथा तारत्व क्या है, श्रव्य, पराश्रव्य और अवश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, शोर तथा संगीत क्या है, शोर प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं और शोर को सीमित रखने के क्या उपाय हैं। बच्चों समझ गए ना। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में। कंपन, आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा बिना परिवर्तन किए उसकी सतह का एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ऊपर नीचे बार बार गति करना कंपन कहलाता है। यह दोलन गति का एक उदाहरण है। बच्चों, कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। बच्चों, अब जानते हैं आयाम के बारे में। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर है। आवर्तकाल, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड है। आवृत्ति, कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। बच्चों, मतलब एक सेकंड में जितना कंपन हुआ उसको आवृत्ति कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 30 पूर्ण कंपन करती है तो इसकी आवृत्ति 30 हर्ट्ज होगी। आप चित्र देख सकते हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या आप ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? बच्चों, जरूर कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग आगे जानते हैं कि प्रबलता और तारत्व क्या, ही देख लेते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, आप एक धातु का गिलास लीजिए। धातु के एक चम्मच को धीरे से गिलास के किनारे से टकराइए। गिलास से ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच को जोर से टकराइए। पुनः उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर चम्मच को जोर से टकराने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? बच्चों देखिए। इसके अलावा आप धागे के सहारे थर्माकोल की एक छोटी गेंद को इस प्रकार लटकाइए ताकि वह गिलास को छुए। गिलास को कंपित कराइए तो गेंद विस्थापित हो जाती है। गेंद जितनी दूर विस्थापित होती है, यानी टकराने के बाद जितनी दूर चली जाती है, वही गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम मंद होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। बच्चों, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम 3 गुना हो जाए तो प्रबलता 9 गुनी हो जाती है। बच्चों, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। यहाँ पे कुछ ध्वनि स्रोत और उसकी प्रबलता दिया गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं सामान्य रूप से, उसकी प्रबलता 10 dB है। मंद फुसफुसाहट का 30 dB, सामान्य बातचीत का 60 dB, व्यस्त यातायात का 70 dB, औसत फैक्ट्री का 80 dB, तेज संगीत का 110 dB, पटाखे की आवाज़ का 140 dB, उड़ान भरते समय वायुयान का 180 dB होता है उसकी प्रबलता। बच्चों, तो ये बच्चों कुछ ध्वनि स्रोत, उनकी प्रबलता का लिस्ट था। आप अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कर लेंगे। बच्चों, 80 dB से अधिक प्रबलता की ध्वनि अधिक शोर वाली होती है, जो मानव के लिए कष्टदायक होती है। किसी महिला की ध्वनि की तुलना एक पुरुष से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर होता है? बच्चों, यदि दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों, फिर भी इनमें कुछ भिन्नता होती है। इसी प्रकार किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, इनमें भी कुछ अंतर होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व उसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व कम है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। बच्चों, इसी कारण ऐसी ध्वनि तीखी होती है। समझ गए? जिस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कम होती है उसका तारत्व भी कम होता है।
ऐसी ध्वनि को भारी ध्वनि यानी मोटी ध्वनि कहते हैं बच्चों। जैसे ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, जिससे कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि सीटी की आवृत्ति अधिक होने से यह अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे इसकी आवाज तीक्ष्ण होती है। शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, जबकि पक्षी द्वारा उत्पन्न ध्वनि उच्च तारत्व की होती है, परंतु शेर की दहाड़ अधिक प्रबल है बच्चों और पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं श्रव्य, पराश्रव्य और अवश्रव्य ध्वनियों के बारे में। आप जानते हैं कि एक कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या आप सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियां सुन सकते हैं बच्चों? यदि कंपायमान वस्तु के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड यानी 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे मानव कान सुन नहीं सकता। अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसी तरह 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती हैं बच्चों। मानव कानों द्वारा 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला ध्वनि संसूचित होता है। वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। कबूतर, कटल मछली, हिप्पो इत्यादि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनियों को सुन सकते हैं बच्चों। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। व्हेल मछली अवश्रव्य और पराश्रव्य दोनों प्रकार की ध्वनियों को सुन सकती है बच्चों। समझ गए। अब हम लोग जानते हैं शोर तथा संगीत के बारे में। आप अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां प्रतिदिन सुनते हैं। क्या सभी ध्वनियां हमेशा सुखद होती है? क्या कुछ ध्वनियां आपको कर्कश एवं अप्रिय लगती हैं? कुछ ध्वनियां आपको मधुर एवं प्रिय लगती हैं, जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं बच्चों। सड़क पर गतिशील कारों, बसों और ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियां मधुर नहीं होती, ये ध्वनियां अप्रिय लगती हैं। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं। और भी हमारे आसपास बहुत तरह की अप्रिय ध्वनि बजती है बच्चों, उसे भी सूची बनाइए। आपको हारमोनियम अथवा सितार से उत्पन्न ध्वनियां प्रिय लगती है ना? इस प्रकार की प्रिय ध्वनियों को हम लोग संगीत कहते हैं, म्यूजिक बच्चों। आप जानते हैं शोर प्रदूषण। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां अर्थात कोलाहल से उत्पन्न प्रदूषण को शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण के मुख्य कारण है मशीनों का चलना, लाउड स्पीकर का बजना, वाहनों की ध्वनियां, पटाखों का फटना आदि। आपके घर में कौन से स्रोत शोर उत्पन्न करते हैं बच्चों? ऊंची आवाज में चलाए गए ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन, वातानुकूलित कूलर आदि सभी शोर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं बच्चों। अब जानते हैं शोर या ध्वनि प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं। हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण से चिंता, अनिद्रा, अति तनाव तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। इसके कारण बहरेपन की भी बीमारी हो सकती है बच्चों, इसलिए अत्यधिक आवाज़ों से आप दूर रहें। अब जानते हैं शोर को सीमित रखने के उपाय। शोर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय इसके स्रोतों पर नियंत्रण करना है। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए शोर करने वाले इंजनों, मशीनों, यातायात के वाहनों तथा घरेलू उपकरणों आदि में साइलेंसर्स लगानी होगी। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि की ध्वनियाँ प्रबलता से कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए बच्चों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले भाग में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।